क्या होता है? तिलक ने खुद बताया कि स्वराज का तात्पर्य यह होता है कि अगर अंग्रेज लोग मुगलों की तरह, जैसे मुगलों ने ब्राह्मणों को अपने शासन प्रशासन में 40% की हिस्सेदारी दिया था, अगर अंग्रेज भी देश के ब्राह्मणों को अपनी हुकूमत में हिस्सेदारी देते हैं तो अंग्रेजों का कानून हमारा कानून, अंग्रेजों की व्यवस्था हमारी व्यवस्था और अंग्रेजों का राजा हमारा राजा है, ऐसा तिलक ने कहा था। यह बात साबित करती है कि अंग्रेजों के खिलाफ ब्राह्मणों ने कोई आंदोलन नहीं चलाया, बल्कि ब्राह्मणों का राज प्रस्थापित करने के लिए देश के अंदर केवल स्वराज का आंदोलन चलाया। और 1929 तक, 1885 से लेकर 1929 तक ब्राह्मण लोग अंग्रेजों को यही समझाते रहे कि तुम भी विदेशी हो और हम भी विदेशी हैं, ब्राह्मण इस देश का रहने वाला नहीं है, ब्राह्मण विदेशी है, उसको ना देश से मोहब्बत है ना देश के लोगों से मोहब्बत है। 45 साल तक अंग्रेजों को यही समझाते रहे कि तुम भी विदेशी हो, हम भी विदेशी हैं और इस देश के मूल निवासी जो SC ST OBC और माइनॉरिटी है, इस देश के हेडरिया कुर्मी केवल चमार पासी धोबी धरकाल लोहार कोहार नाव तेली भूज करवार सैनी माली मुराई और मुसलमानों पर हमको राजपाट करना है। तो ब्राह्मणों ने अपना राजपाट स्थापित करने के लिए ही 1947 में देश का ढिढोरा पीटा आजाद हो गए, जबकि 1947 में 15 अगस्त को केवल ब्राह्मण आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, मगर इस देश का मूल निवासी आजाद नहीं आजाद हुआ। ब्राह्मणों ने लोग 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। देश में लोकतंत्र के 4 स्तंभ प्रस्थापित किए गए, व्यवस्था क्या, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रचार तंत्र, मीडिया। मगर देश के चारों स्तंभों पर आज की तारीख में ब्राह्मणों का कब्जा नहीं, एकाधिकार कब्जा हो गया है साथियों। आज की तारीख में 94% जमीन पर ब्राह्मणों का कब्जा है, 80% नौकरियों में ब्राह्मणों का कब्जा है, 97% रोजी रोजगार पर, मिल फैक्ट्री कल कारखानों पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मंदिरों पर 100% कब्जा ब्राह्मणों का है। इस तरह से पूरी देश की सरकार व्यवस्था पर ब्राह्मणों कब्जा कर रखा है। और 74 सालों में आज इस देश का जिसका तबका सबसे बड़ा ज्यादा है, हम इस देश में OBC के लोग 52% हैं। 52% लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में संविधान हमारे समर्थन में है, मगर देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारे विरोध में है, देश की न्यायपालिका हमारे विरोध में है, देश की मीडिया हमारे विरोध में है। हमारे समर्थन में केवल देश का संविधान है साथियों। संविधान कहता है कि लोक संख्या के अनुपात में सबको हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए। 60.5% अगर ट्राइबल्स आदिवासी लोग हैं तो 60.5% उनको हिस्सा मिलना चाहिए। 15% इस देश में अनुसूचित जाति के लोग हैं, 15% हिस्सा उनको मिलना चाहिए। 52% इस देश में OBC है, 52% उसको हिस्सा मिलना चाहिए। 15% हिस्सा मुसलमानों को मिलना चाहिए। इस देश में ब्राह्मण केवल 3.5% है, लेकिन देश के सरकारी सभी संवैधानिक प्रतिष्ठानों पर वो 80% से ज्यादा कब्जा किए हुए है। 3.5% 80% नौकरियों में कब्जा है, कब्जा कर रखा है, एकाधिकार कब्जा है ब्राह्मणों। मठों मंदिरों में सारा धन देश का लूट कर इन लोगों ने मठों मंदिरों में छिपाया है, देश को लूटने का कार्यक्रम बना दिया है। जितना पैसा देश की RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, उससे ज्यादा पैसा मठों मंदिरों में छिपा कर रखा है। देश के खजाने में जो भी पैसा जाता है उस देश के मूल निवासियों का पैसा है। आज की तारीख में 85 से 90% हमारा समाज है। देश में सबको GST देना पड़ता है। GST एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक जितने सामान देश के अंदर बनते हैं सब पर GST लगती है। सब पर GST का पैसा देश के खजाने में लगता है। देश के खजाने में जितना पैसा जाता है उसे से दूसरी से देश के विकास की योजनाएं बढ़ती हैं, मगर 74 सालों में देश के विकास, हमारे विकास के लिए इन ब्राह्मणवादियों ने एक भी योजना तैयार करने का काम नहीं किया। कोई भी योजना हमारे विकास के लिए 74 सालों में ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है। BJP और कांग्रेस दोनों सत्ता पर, व्यवस्था पर कब्जा किए हुए हैं। हमारी समझने वाली, सोचने वाली चीज है कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको संविधान की धारा 219 में वोट देने का अधिकार दिया है, मगर 74 सालों से हम लोगों ने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया। देश संविधान में संख्या, लोकतंत्र में संख्या बल का सिद्धांत है, संविधान में संख्या बल का सिद्धांत है। संख्या बल के सिद्धांत का मतलब यह होता है कि देश में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी वही उस देश का मालिक बनेगा, वही इस देश पर राजपाट करेगा। हम इस देश में 1931 की जनगणना के अनुसार आज की तारीख में 52% हमारी आबादी कही जाती है। तब जब अंग्रेजों ने 1931 में जनगणना कराई थी, तब आज की तारीख में अगर जाति आधारित गणति OBC की हो जाए तो हम आज की तारीख में 60 से 65% हमारी
तादाद पूरे मुल्क में है, मगर 65-60 से 65% वाला ये समाज आज बेबस बेकस लाचार और गुलाम है। साथियों, इस धरती का सबसे ताकतवर जानवर हाथी होता है, और अगर लोगों को हमको देखा जाए तो सबसे ज्यादा आबादी लोकतंत्र में हमारी है। लोकतंत्र में अगर हमारी आबादी है 100 में 51 वोट जिसको मिलेगी वही इस देश का मालिक बनेगा, वही इस देश का राजा बनेगा। मगर 60% ताकत होते हुए भी आज तक इस देश के मालिक नहीं बन पाए। हाथी इस धरती का ताकतवर जानता है, जानवर होते हुए भी उसे भी अपनी ताकत का एहसास है, मगर इंसान होकर हमारे लोगों में ताकत का एहसास नहीं हो पा रहा है। जिस दिन आपके अंदर ताकत का, आपकी शक्ति का यह एहसास हो जाएगा, आप इस देश के मालिक बन जाओगे। हाथी को भी जब अपनी ताकत का एहसास हो जाता है, बहुत बड़ा ताकतवर जानवर होता है, अपना बल पौरुष हाथी जब भी है जानता, तो बर्छी और भाले का अंकुश नहीं मानता। तो व्यर्थ में कहते हैं कि हाथी तो आज भिड़ा है, मगर भिड़ा नहीं, अधिकार में वो झगड़ा है। अगर आप 52% के लोगों अपने अधिकार के लिए झगड़े होते तो आज आप इस देश के मालिक बने होते। आपके ना झगड़ने का, आंदोलन ना करने का, संगठन ना बनाने का यह नतीजा है कि 74 सालों से आपकी जाति आधारित गिनती तक नहीं हुई, जिसका नतीजा है कि आप देश के शासन में, प्रशासन में, मिल में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल एस्टेट में, ठेका में, पट्टा में, लाइसेंस में, फिल्मी दुनिया में, पत्रकारिता में, साहित्य जगत में, प्राइवेट सेक्टर में आपकी हिस्सेदारी ब्राह्मणों ने 74 सालों से खत्म कर दिया है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे देश के लोगों, ओबीसी के लोगों, इस देश के मूल निवासियों, आइए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आपकी आजादी का आंदोलन चला रहा है। आजादी का आंदोलन सारे लोग नहीं चलाते, कुछ लोग चलाते हैं। जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं, राह में काटे हो उसको भी मसल देते हैं, ख्वाब की दुनिया से बदलते नहीं रहे अपनी। अरे मर्द तो वो है जो जमाने को बदल देते हैं। अगर आमूल चूल परिवर्तन देश में करना चाहते हो तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का साथ सहयोग और समर्थन आप करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं कि आपको अगर इस देश का मालिक बनना है तो आप लोग इसका साथ सहयोग करने की अपील करता हूं। साथियों, एक वक्त था जब हमारे पुरखे इस देश के राजा थे, तो भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये देश विश्व गुरु कहा जाता था, ये देश विश्व महाशक्ति कहा जाता था। लेकिन आज की तारीख में भूखा और नंगा है। अर्जुन सेन गुप्ता की गरीबी का तो वो आलम है आज की तारीख में कि अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट है कि देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, मगर इस 130 करोड़ की जनसंख्या में 83 करोड़ 84 लाख यानी 84 करोड़ लोग गरीब है। और इस कदर गरीब बना दिए गए हैं कि अगर देश में उनको पंचायत का चुनाव भी लड़ना हो, उनकी आमदनी केवल 6 रुपए से लेकर 20 रुपए से ज्यादा नहीं है। अगर उनको चुनाव लड़ना हो और चुनाव में, पंचायत के चुनाव में सिक्योरिटी अमानत जमा करना हो तो अपनी अमानत भी नहीं जमा कर सकते हैं। इससे साबित होता है कि देश के 84 करोड़ लोगों को चुनाव की प्रक्रिया से ब्राह्मणवादियों ने बाहर कर दिया। चुनाव नहीं लड़ सकता इस देश का 84 करोड़ आदमी। इस कदर गरीबी पैदा कर दिया है। सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे पुरखे जब राजपाट करते थे। हमारे पुरखे जब इस देश पर राज करते थे तो विश्व गुरु कहा जाता था भारत। इस देश में 4 यूनिवर्सिटी हमारे पुरखों ने बनाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय हमारा था, वल्लभी विश्वविद्यालय हमारा था, तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारा था। पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोग भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सुकरात भी भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किए थे। उसके 2 शिष्य प्लेटो और अरस्तु भी भारत में शिक्षा ग्रहण किए थे। पूरी दुनिया के छात्र भारत में आते थे। मगर आपके पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की रिपोर्ट है कि आज की तारीख में दुनिया के 200 यूनिवर्सिटी में भारत का नाम ही नहीं है। यह स्थिति किसने आजाद भारत में पैदा किया? ये इस परिस्थिति में देश में आजाद भारत में ब्राह्मणों ने पैदा किया। 74 सालों से वही इस देश के मालिक बने हुए हैं। हमारा देश, जब हमारे पुरखे इस देश के राजा थे तो विश्व महाशक्ति कहा जाता था। बृहत्तर भारत जिसकी सीमा रूस तक फैली हुई थी। जिस तरह से हमारे देश में विदेशी ब्राह्मण आकर के हमको हजारों हजार जातियों में बांटने का काम किया, 4743 जातियों में बांट किया, हमको इज्जत और मान सम्मान सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं दिया, उसी तरह से उन्होंने देश को भी बांटने का काम किया। लोग जानते हैं कि इस भारत को 2 टुकड़ा केवल हुआ है, भारत और पाकिस्तान। मगर जब से ब्राह्मण, आर्य विदेशी ब्राह्मण भारत में आया है, तब से इस देश को 11 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने भारत को बांटने का काम किया है। रूस का उज्बेकिस्तान भारत में था, अफगानिस्तान भारत में था, पाकिस्तान भारत में था, बांग्लादेश भारत में था, भूटान भारत में था, मालदीव भारत में था, नेपाल भारत में था, भूटान भारत में था, म्यांमार भारत में था, इंडोनेशिया भारत में था। इस तरह से 11 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटने का काम किया। साथियों, और समय कम है, हमारे मुख्य
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास पटेल जी को भी आपको सुनना है। इसलिए मैं आपसे अपील गुजारिश करते हुए कि आप इसमें साथ सहयोग और समर्थन करोगे, इस मुहिम को आगे बढ़ाओगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इस देश के मालिक बनोगे, आप इस देश के राजा बनोगे। फिर से भारत सोने की चिड़िया विश्व गुरु और विश्व महाशक्ति बनेगा। इसी आशा विश्वास के साथ आपसे अपनी बात समाप्त करते हुए विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी। धन्यवाद एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद यादव जी, आपने हमारे दर्शकों के बीच में इतना जोश खरोश भरा। हमारे बीच में माननीय मौलाना रफीउल्लाह खां साहब आ गए हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश से है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। उनके साथ में हाफिज इमरान साहब जी हैं, जो कि प्रबंधक मदरसा सिराजुल उलूम घासीगंज सुल्तानपुर से है। आपका भी हमारी जिला यूनिट की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला, कीमती वक्त निकाला, इसके लिए मैं एक बार पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और मैं सीधे माननीय रफीउल्लाह खां साहब को ही आमंत्रित करता हूं, आप आए और इस सभा को संबोधित करें। आप प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश माननीय मौलाना रफीउल्लाह खां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप सभी हजरात को जय मूल निवासी। हमें खुशी महसूस हो रही है कि हमारा पड़ोस का जिला प्रतापगढ़ के अंदर आज हम सबके मेहमान मोहतरम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास पटेल जी तशरीफ लाए हैं। और ये जो परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है और दीगर हमारे प्रतापगढ़ के डॉक्टर शंकर कौशल साहब और अभी आपके सामने बोल रहे थे हमारे जो है राजेंद्र प्रसाद यादव जी और दीगर बहुत सारे मेहमान हैं। इस जिले के बहुत ही जो है संघर्ष करने वाले हमारे बड़े भाई राकेश गौतम भाई, ये भी मुस्तकिल मेहनत कर रहे हैं। हम सब के शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने मुझे बुलाया। आप सभी हजरात यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की परिवर्तन यात्रा चल रही है, उसी के प्लेटफॉर्म से, उसी के बैनर तले हम सब यहाँ आए। तो जाहिर सी बात है, इस सभा में, इस मजलिस में, इस महफिल में ज्यादा जो है वो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की परिवर्तन यात्रा चलने की क्या जरूरत पड़ी? असल में मामला ये है कि ओबीसी समाज जो है 52% है इस देश के अंदर, लेकिन ओबीसी 52% यानी देश की आधी आबादी से ज्यादा ओबीसी समाज के लोग हैं, लेकिन उनको आधी आबादी से ज्यादा होने का एहसास नहीं। मसला ये सिर्फ यही बात है कि उनको इस बात का एहसास नहीं है कि हम आधी आबादी से ज्यादा है। जाहिर सी बात है, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या होती है उसकी उतनी हिस्सेदारी होती है। तो अगर आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी की है तो इस देश के अंदर कब्जा किसका होना चाहिए था? ओबीसी का, राज ओबीसी का होना चाहिए। लड़के देख लीजिए किसी ठाकुर पंडित से, खुले तौर पर कह रहा हूं, आप देख लीजिए, आप गलती पर होंगे, आप मजलूम होंगे, फिर भी आपकी नहीं सुनी जाएगी, थाने में उन्हीं की सुनी जाएगी। बल्कि हिंदू आप बनते, आप बनेंगे हिंदू। हाँ, हिंदू आप हैं, लेकिन मुसलमानों के मुकाबले में आपको हमारे नौजवान भी यहाँ बैठे होंगे, ओबीसी समाज के नौजवान बहुत काफी संख्या में बैठे हैं। आज हमको इस बात की फिक्र नहीं कि देश बिक रहा है, इस बात की फिक्र नहीं है कि हम 52% हैं तो हमको 52% हिस्सेदारी मिलना चाहिए, नहीं। हाँ, इस बात की फिक्र है कि हमारा धर्म खतरे में, हिंदुत्व खतरे में है और वो खतरा मुसलमानों से, ये मसला है। अब उसी खतरे को टालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे कटोरा हाथ में आ जाए, लेकिन संघर्ष मुसलमानों से करेंगे।
ये हालात है आपके। अभी जरा हम कहते हैं कि हमारे और आपके बच्चों का झगड़ा, खेत में का झगड़ा, घर का झगड़ा ये हो जाए और उस झगड़े को हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट ये कर देता, कौन करता है? हम और आप नहीं करते, कि कोई पीछे से ताकत है वो करती है। तो क्या आप सगे भाइयों में झगड़े नहीं होते? बिल्कुल सगे भाइयों में बच्चों के झगड़े होते हैं। आपसी झगड़े जो समाज में रहते हुए टुनकुन जो होता है वो अलग झगड़ा, वो तो सगे भाइयों में भी होता है। लेकिन कौमी झगड़े के एतबार से आप बताइए कि अगर हम आपके दुश्मन हैं तो कहां से दुश्मन है? क्या 52% जो आरक्षण आपको मिलना चाहिए इस देश के अंदर, हिस्सेदारी आपकी होना चाहिए, वो 52% नहीं मिल रही है, तो क्या मुसलमानों ने रोका उसको? भाई दुश्मन तभी तो होंगे जब कौमी एतबार से कोई हमारी कौम का कोई दुश्मन होगा, वही हमारा दुश्मन है। ओबीसी समाज के नौजवान और बुजुर्गों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुसलमानों ने कभी कोई रैली की, कोई धरना दिया कि ओबीसी समाज को आरक्षण क्यों मिल रहा? कहीं अगर तारीख में किसी ने लिख कर कहा हो कि नहीं ओबीसी समाज को या एससी समाज और आदिवासी समाज को जो है आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तब तो हम आपके दुश्मन है। आप बताइए कहीं ऐसा हो? अगर ऐसा नहीं है, या आप जिस धर्म को आप मानते हैं या मनवाया जाता है आपसे, आपको जाहिल रख करके, हमको जाहिल रख करके, तो उस धर्म और उसके अंदर जो बल व्यवस्था है, उस बल व्यवस्था में आप चौथे नंबर पर हैं। बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं ओबीसी समाज के लोग, हमारे गांव में एक है ओबीसी समाज, खूब बताते थे, सबसे खूब बताते थे चौराहे बैठ के। एक मरतबा हम पूछ लिए, हमने कहा आप क्या है? तो क्या हम हिंदू हैं? तो हमने कहा कौन से दर्जे के हिंदू हैं? आप हिंदू जो है शूद्र हैं, भाग गए हमारे ऊपर। तो कहने लगे आप कैसे कह रहे हैं? हमने कहा आप बता दीजिए, आप अगर हिंदू को मानते हैं, हिंदुत्व को मानते हैं, तो हिंदुत्व में बल व्यवस्था है। ब्राह्मण हैं आप? कहे नहीं। हम क्या क्षत्रिय हैं? कहे नहीं। तो हमने कहा वैश्य हैं? तो कहे नहीं। तो हमने कहा शूद्री तो और कहे क्या? तो हमने कहा आपसे मैं कहना चाहता हूं, क्या शूद्र मुसलमानों ने आपको बनाया? नहीं बनाया ना, मुसलमानों ने नहीं बनाया। जब मुसलमानों ने, मुसलमान कहां दुश्मन आपके? 52% हिस्सेदारी मिलना चाहिए थे, 52 से 27 पे कहे कि 27 देंगे, और 27 में भी क्रीमी लेयर लगा दिए। और क्रीमी लेयर लगाने के बाद, क्रीमी लेयर के मतलब ये होता है कि जिसके पास दांत है उसको चने नहीं मिलेंगे, और जिसके पास दांत नहीं है चने उसी को दिए जाएंगे। यानी जो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, सक्षम है, उसको क्रीमी लेयर, उसको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। और जो पढ़ा नहीं सकता, एकदम बेचारा फुटपाथ पे है, उसी को मिलेगा। तो जाहिर सी बात, वो पढ़ाएगा नहीं, पढ़ा ही नहीं पाएगा, और जो पढ़ा पाएगा उसको मिलेगा नहीं। तो 52% हिस्सेदारी न मिलकर के 27, और उसमें क्रीमी लेयर लगा करके खत्म। लेकिन हम मान लेते हैं कि चलो 27 दे देते, आने वाले वक्त में हो सकता है कहते हैं हम 52% देंगे आपको, लेकिन उसका बाप ऊपर से आ रहा है क्या? सारे विभाग को सारे विभाग को प्राइवेट कर दे रहे हैं, सारे विभाग को बेच दिया जा रहा है। आप बताइए, 100 कहेंगे 100% हम आरक्षण आपको दे देते, चलो जब विभागे नहीं बचेगा तो आरक्षण कहां से देंगे? ओबीसी समाज के मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, आप इस बात को समझ लीजिए, मुसलमान विदेशी नहीं है, मुसलमान एससी एसटी ओबीसी ही से इस्लाम विचारधारा को कबूल किया, बाकी रगों में खून दौड़ता हुआ वही है जो आपके अंदर। आज नहीं, बरसों से आप देखिएगा, यादवों का गांव है, विश्वकर्मा का गांव है, गुप्ता का गांव है, पाल का गांव है, उसी में 2-4 घर मुसलमान होता है कि नहीं है? अगर यही नफरत हुई होती शुरू से, तो वो कहां से आ गए मुसलमान? कहीं आसमान से टपकाए नहीं गए हैं, वो आप ही के समाज के थे, आप ही के समाज के थे, बस उनको इस्लाम विचारधारा पसंद आ गई। 2 सगे भाई, एक यादव रह गए, एक इस्लाम विचारधारा को कबूल कर लिए। लेकिन एक माँ बाप से जन्मे हुए हैं वो, तो खून तो दोनों का एक ही है ना, सारी चीजें कि सिर्फ इस्लाम विचारधारा। और इस्लाम विचारधारा, जिस विचारधारा को हम मानते हैं, उसमें कहीं से नहीं लिखा कि किसी इंसान को तकलीफ दो। हमारे यहाँ बाकायदा ये इस्लाम विचारधारा में है कि अपने गरीबों को, वो मुसलमान नहीं जो खुद खा के सो जाए, उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, ये लिखा गया। और यहां तक कहा गया है कि अपने पड़ोसी का ख्याल करो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो, उसका हम ख्याल करें।
अगर हमारे पास इतना नहीं कि हम अंगूर और सेब और खाने पीने की चीजें लाएं और अपने बच्चों के साथ पड़ोसी के बच्चों को भी दे दें जो गरीब है, अगर नहीं दे सकते तो इस्लाम में लिखा है कि उसके छिलके, केला वगैरह खा के और उसकी अच्छी चीजें जो खाएं तो उसकी छिलके भी ऐसी जगह न डाले जहां गरीब बच्चों की नजर पड़े और उनको तकलीफ हो। इतना तक एहतराम किया गया कि अगर या तो आप दीजिए, नहीं आपके पास तो आप जो है छिपा के खाइए कि गरीबों की नजर न पड़े। और कोई पड़ोसी भूखा सो जाए, हम खा के सो जाए, हम मुसलमान नहीं है। ओबीसी समाज के भाइयों में कहता हूं, देश की बर्बादी और देश की कामयाबी आप ही के कंधों पर है। इसी चीज को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास चौधरी जी मुस्तकिल जो है कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इस पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जो परिवर्तन यात्रा थी, सबसे ज्यादा समाज ओबीसी का है, लेकिन आज यहाँ तादाद किसकी है? नहीं ओबीसी समाज की। क्यों? इस वजह से कि ये तो उनके चक्कर में पड़ा हुआ, जो इनको बर्बाद कर रहे हैं उन्हीं के चक्कर में हम पड़े हुए। आपके बच्चों का भविष्य वो बर्बाद कर रहे हैं। अभी जल्दी में एक साहब का मेरे पास फोन आया, एक कंपनी से कहा सर आपकी गाड़ी का किस्त तो पूरी होने वाली है और खाते में पैसा है कि नहीं है? तो कहने लगे, तो औरत थी, तो हमने कहा हाँ क्या बात, कोई बात होगी क्या, दिक्कत तो नहीं कोई? तो कहने नहीं पूछना था। हमने कहा भाई पैसा तो रहता है हमारे में, अचानक इस मरतबा कैसे फोन आ गया? कहने वो मोदी जी जो है ना वो सब बैंकों का इधर उधर कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? मोदी जी थोड़ा बैंकों के इधर उधर कर रहे हैं। तो हमने कहा देखे क्या ऐसे तो नहीं कर रहे। हमने कहा कोई बात हो बताओ, हम पैसा अपना निकाल लें, जो कुछ हो भी उसको निकाल ले। कहने नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पूछना चाह रही थी कि है कि नहीं है, नहीं तो ना हो तो कहीं ऐसा ना हो कि आप निकाल लें। तो हमने कहा मोदी जी अच्छा तो कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं? क्या सर क्या कह रहे हैं? हमने कहा अच्छा कर रहे हैं, कह रहे बैंकों को खत्म कर दे रहे हैं। अरे हमने कहा पूरा मुल्क बेच दे तो अच्छा कर रहे हैं। हमने क्या कहा उनसे, और बहुत देर 10 मिनट मेरी बात हुई। मैंने कहा पूरा मुल्क बेच दे तो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, कैसे सर आप कह रहे हैं? हमने कहा नहीं आप ही तो खुश रही होंगी और आप ही जैसे कितने लोग खुश रहे होंगे कि चलो कम से कम मुसलमानों को तो तकलीफ दे रहा ना वो। आपको विकास की जरूरत नहीं है, आपको इस बात की जरूरत है कि मुसलमानों को तकलीफ हो। हमने कहा मुसलमानों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। रेलवे प्राइवेट हो रहा है, एयर इंडिया प्राइवेट हो रही है, सारे विभाग प्राइवेट हो रहे हैं, उसमें मुसलमानों को नौकरियां न मिलती, बहुत थोड़ी दाल में नमक के बराबर, उतना भी नहीं। आपके बच्चों को नौकरियां मिलती, तबाह बर्बाद आप हो रहे हैं, मुसलमान नहीं हो रहा। आप अपनी खैर मनाए। और इस देश में आपकी इस मर्तबा जब जो है विदेशियों की मुकम्मल जो कंट्रोलिंग आ रही है, ये आने के बाद कोई सर उठाने लायक नहीं रह जाएगा। अभी भी बहुत सारे देश तानाशाही के पे चल रहे हैं, उसी जैसे देश उसी तरफ बढ़ रहा है। आप और हम 100 रुपए पेट्रोल और डीजल इतना महंगा, सारी चीजें महंगी, जो चीज 100 रुपए में 150 200 में बिक रही है। और ओबीसी समाज, एससी समाज के लोग हिंदू बने पे टहल रहे हैं। रोड पे निकल जाना चाहिए था। इन संविधान दुश्मनों के कारण पकड़ के इनके गद्दियों से कोई चीज के बात करना चाहिए। आप इस संख्या में ज्यादा हो। और मैं कहता हूं तो मैं तो अगर मुस्लिम की बात की जाए तो मैं 15% हूं। ठीक है, चलो 85% या 75% या 70% ओबीसी समाज के लोगों को ले लिया जाए, एससी समाज के लोगों को ले लिया जाए, 15 मुसलमानों को 17 मुसलमानों को निकाल दिया जाए, 70 आप जहां जाएंगे हम के पीछे रहेंगे। अगर